मैं वर्षा डाउर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। आज हम अपनी इस वीडियो में शीत युद्ध के विकास के तीसरे चरण की चर्चा करेंगे, जो कि 1963 से 1979 तक रहा। हमने अपनी पिछली वीडियो में शीत युद्ध के 2 चरणों की हमने चर्चा की। आज हम इसमें शीत युद्ध का जो तीसरा चरण है, जो 1963 से 1979 तक रहा, इसकी चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के तीसरे चरण को देतांत अथवा तनाव शैथिल्य का काल भी कहा जाता है। देतांत अथवा तनाव में शिथिलता। देतांत जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य है तनाव में शिथिलता, यानी तनाव में कमी। शीत युद्ध की जो तनाव था उसमें कमी का जो दौर था वो था 1963 से 1979 का काल। 1962 में क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई। दोनों ही गुटों के मध्य जो तनाव था उसमें सौहार्द और मित्रता की भावना के आसार दिखाई देने लगे और इससे दोनों ही देशों के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत होने के लक्षण प्रकट होने लगे। इस नरमी या तनाव में कमी को ही देतांत या तनाव शैथिल्य की संज्ञा दी जाती है। देतांत अथवा तनाव शैथिल्य। क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के व्यवहार में आए परिवर्तनों को देतांत का नाम दिया गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 2 राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को देतांत कहा गया। इसे शांतिपूर्ण सहस्थिति भी कहा जा सकता है। देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रायः इसका प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव में कमी और उसमें बढ़ने वाली सहयोग और शांतिपूर्ण सहस्थिति की भावना के लिए किया जाता है। तनाव में शिथिलता आई या देतांत के कारण क्या थे, इसकी चर्चा करेंगे। पहला कारण था आर्थिक विकास। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों को ही सबक सिखा दिया कि वे परस्पर उलझकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पतन की ओर ले जा रहे हैं। सोवियत संघ ने इस बात को समझते हुए आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण सहस्थिति की नीति पर जोर दिया। परमाणु युद्ध की भयावहता। क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न हो गई थी, परमाणु अस्त्रों ने भयानकता ने दोनों महाशक्तियों को चेता दिया कि युद्ध के भयंकर परिणाम होंगे और दोनों ही देशों के मध्य जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति होगी। इस भय के कारण दोनों महाशक्तियां शांति की दिशा में पहल करने लग गईं। अगला है कच्चे माल की आवश्यकता। अमेरिका ने यह महसूस किया कि उसके उद्योगों के लिए कच्चा माल सोवियत संघ से प्राप्त किया जा सकता है। उसकी अर्थव्यवस्था का विकास कच्चे माल पर ही निर्भर है। सोवियत संघ से व्यापारिक संबंध बढ़ाने से ही कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है और इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसी कारण से अमेरिका ने टकराव का रास्ता छोड़ने की बात अपना ली। अगला है स्थायी शांति का विचार। दोनों ही महाशक्तियां लंबे समय से एक दूसरे के साथ तनाव को बढ़ा रही थी। इस तनाव के चलते ना तो उनके राष्ट्रीय हितों में वृद्धि हो रही थी और ना ही स्थायी शांति स्थापित हो रही थी। स्थायी शांति के बिना आर्थिक विकास भी संभव नहीं था और दोनों ही महाशक्तियां परस्पर देश भाव भूलकर सहयोग का रास्ता अपनाने पर को सहमत हो गईं। अगला है राष्ट्रीय हितों में वृद्धि। दोनों ही महाशक्तियों ने अनुभव किया कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने, गरीबी निवारण, लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए परस्पर तकनीकी सहयोग के द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमारी जो तकनीक है, इससे हम अपने जो राष्ट्र के लक्ष्य हैं इनको प्राप्त करें। पहले तनाव या युद्ध से किसी भी अवस्था में राष्ट्रीय हितों का संवर्धन नहीं किया जा सकता और इसे शांति के वातावरण में ही विकसित किया जा सकता है। वास्तविक युद्ध या गर्म युद्ध का भय। शीत युद्ध का वातावरण कभी भी गर्म युद्ध का रूप ले सकता था। इस भय ने दोनों महाशक्तियों को शांतिपूर्ण सहस्थिति की नीति अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। अगला है साम्यवादी गुट का ढीलापन। चीन तथा सोवियत संघ में भी आपस में मतभेद प्रकट होने लगे और जो शीत युद्ध था वो कहीं ना कहीं क्या मुख्य रूप से विचारधाराओं का युद्ध था। अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था तो सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का। लेकिन साम्यवादी देश यानी कि सोवियत संघ और चीन दोनों ही साम्यवादी देश थे और दोनों के मध्य ही आपस में तनाव की स्थिति पैदा होने लग गई। तो साम्यवादी गुटबंदी का भी ढीलापन होने लगा।
सोवियत संघ ने महसूस किया कि चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से मित्रता करना जरूरी है, इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिकी विरोधी जो रुख था उसको छोड़ दिया और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने लग गया। गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका। गुटनिरपेक्ष देश एक ऐसे गुट था जो कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों का गुट था, जो महाशक्तियों के उपनिवेश थे, गुलाम थे, और इन्होंने किसी भी गुट में शामिल ना होकर के एक अलग से अपना संगठन बनाने का प्रयास किया, नीति बनाई, संगठन बनाया। और गुटनिरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के तनाव को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों देशों को शीत युद्ध से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। दोनों ही महाशक्तियों के साथ शामिल देश एक एक करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनने लग गए। इससे दोनों गुटों को विश्व राजनीति में अपनी पकड़ ढीली होती नजर आने लगी। यानी दोनों ही महाशक्तियों के जो खेमे के जो देश थे वो धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनते चले गए और वे से अपना पुराना रास्ता छोड़कर यथार्थ दुनिया में कदम रखने को तैयार हो गए। उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को प्रशंसा करना शुरू कर दिया और इससे दोनों देशों में तनाव कम होने लगा। अगला है बहुकेंद्रवाद का जन्म। यानी कि पहले सत्ता के दो केंद्र थे, अमेरिका और सोवियत संघ, लेकिन धीरे धीरे और भी देश सत्ता के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आने लगे। 1963 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। जापान, जर्मनी, भारत जैसी शक्तियां भी आर्थिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरने लगी। 1975 में भारत ने भी परमाणु शक्ति हासिल करके दोनों महाशक्तियों को अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का द्विध्रुवीकरण अब बहुकेंद्रवाद में बदलने लगा। यानी विश्व पहले दो भागों में बटा हुआ था, अब वो बहुकेंद्रवाद की ओर बढ़ने लगा। इससे विश्व राजनीति का दो गुटों में विभाजन का विचार भंग होने लगा और ऐसे में दोनों गुटों ने टकराव का रास्ता छोड़कर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार दोनों ही देशों के मध्य शीत युद्ध का जो दौर था वो धीरे धीरे तनाव शैथिल्य की दिशा में आगे बढ़ने लगा और नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वातावरण तैयार हुआ, जिसमें भय की बजाय शांति और सौहार्द का स्थान सर्वोपरि था। अब हम कुछ उन प्रयासों को पढ़ेंगे जो तनाव शैथिल्य या तैतांत की दिशा में कुछ प्रयास थे। इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।